हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन 2 पे आप लोगों का स्वागत है। तो बच्चों, आज हम इस वीडियो में क्लास 10th का साइंस का विज्ञान का 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बताएंगे जो बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इस 40 क्वेश्चन में बच्चों हम उन सभी क्वेश्चन को लिए हैं जो एग्जाम में क्वेश्चन को बार बार रिपीट किया जाता है, उन सभी क्वेश्चन को इसमें लिया गया है। ठीक है, तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और आप देखिएगा कि इस 40 में से आप कितना सही कर पा रहे हो। ठीक है, अंत में आप एक कमेंट कर देना। चलिए फिर शुरू करते हैं। इसका पहला नंबर क्वेश्चन है बच्चों, मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है। ठीक है, तो ऑप्शन है समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण या फिर उत्तल लेंस। ठीक है, तो गाड़ी का जो हेडलाइट होता है, जहां से लाइट जलाते हो आप गाड़ी में, ठीक है, और वो हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग होता है, तो आप याद रखना बच्चों कि अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। गाड़ी का जो हेडलाइट होता है ना, हेडलाइट, उसमें अवतल दर्पण का उपयोग होता है। ठीक है, क्वेश्चन एक तरीके से और आता है बच्चों कि गाड़ी के साइड लाइट में, साइड मिरर में, ठीक है, जो आप गाड़ी के साइड मिरर होता है दोनों साइड, जो कि आप पीछे का दृश्य को देखते हैं, पीछे देखते हैं गाड़ी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो वो साइड मिरर में कौन सा दर्पण का उपयोग होता है, तो वहाँ बच्चों उत्तल दर्पण। ठीक है, क्या याद रखोगे, उत्तल दर्पण, और यहाँ पे जो हेडलाइट है वहाँ पे अवतल दर्पण। बस दोनों को बढ़िया तरीके से याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग दूसरे सवाल में। दूसरा सवाल है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। ठीक है, 1, 2, 3 या फिर 4। तो प्रकाश के अपवर्तन के बच्चों 2 नियम हैं। ठीक है, प्रकाश के प्रवर्तन का भी 2 नियम है, ठीक है, परावर्तन का भी 2 नियम है और अपवर्तन का भी 2 नियम है, याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यदि किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या r हो तो क्या होगा, F बराबर r/2, F बराबर r/2r, F बराबर 3r/2, F बराबर 0। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों F बराबर r/2। ठीक है, जो फोकस दूरी होता है वक्रता त्रिज्या का आधा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग चौथा नंबर सवाल में। मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह है। ठीक है, तो जिस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है आपके आंख में, उसको हम लोग रेटिना या फिर दृष्टिपटल कहते हैं। ठीक है, दृष्टिपटल के जगह में रेटिना भी लिखा रहा है बच्चों, तो भी आपका आंसर सही होगा। ठीक है, तो रेटिना या फिर दृष्टिपटल, तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता उस नेत्र में होता है, तो क्या होता है, तो दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, वर्णाधनता। ठीक है, तो बच्चों जो निकट की वस्तु को साफ नहीं देख पाता है, ठीक है, लेकिन दूर वाला को साफ दिखाई देता है, ठीक है, तो उसको हम लोग दूर दृष्टि दोष कहते हैं, याद रखना। जो निकट की वस्तुओं को साफ नहीं देख पाता उसको दूर दृष्टि दोष कहते हैं। सवाल इस तरीके से भी हो सकता है कि जो दूर की वस्तुओं को साफ नहीं देख पाता है, जैसे कि आप के स्कूल में बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो चश्मा लगाते हैं, जैसे मैं भी लगाता हूँ। ठीक है, तो मुझे क्या है कि दूर वाला नहीं दिखाई देता है। ठीक है, तो दूर वाला नहीं दिखाई देता है, इसका मतलब क्या है कि मुझे जो दोष है वो निकट दृष्टि दोष है। ठीक है, तो यहाँ पे सवाल क्या है, जो निकट की वस्तुओं को नहीं देख पाता है। देखे होंगे आपके बड़े बूढ़े बुजुर्ग जो होते हैं वो एकदम ऐसे दूर करके आप अखबार पढ़ते होंगे, एकदम दूर में कर लेते होंगे और उसके बाद अखबार पढ़ते हो। क्यों? क्योंकि उसको नज़दीक वाला क्लियर नहीं दिखाई देता है। ठीक है, तो उन जो वो होता है वो कौन सा दोष होता है, तो वो दूर दृष्टि दोष होता है। ठीक है, तो ये याद रखना। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग 6 नंबर सवाल में। चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है, कैसा प्रतीत होता है, नीला, उजला, लाल, काला। ठीक है, तो चंद्रमा पर खड़ा जो व्यक्ति होता है वो अंतरिक्ष को जब देखता है तो वो उसको आकाश जो है उसको काला दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 7 नंबर सवाल देखेंगे। विद्युत धारा का मात्रक क्या है, तो एम्पियर है बच्चों। ठीक है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक जो है एम्पियर है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग अगला सवाल। प्रतिरोध का एसआई मात्रक जो है बच्चों वो ओम है। ठीक है, ओम, प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है, लोहा, टंगस्टन, तांबा, सोना। ठीक है, तो विद्युत जो बल्ब होता है बच्चों, ठीक है, जो बल्ब होता है और बल्ब में इस तरीके से हल्का सा एक स्प्रिंग जैसा रहता है, वो किस चीज़ का, किस धातु का बना होता है, तो वो जो बना होता है बच्चों टंगस्टन का बना होता है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। डायनमो का सिद्धांत आधारित है विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, प्रेरित विद्युत पर, धारा के उसमें प्रभाव पर, इनमें से कोई नहीं। तो डायनमो का जो सिद्धांत है बच्चों वो विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है। ठीक है, और इसका सिद्धांत कौन दिया था बच्चों, तो फैराडे।
ठीक है, फैराडे ने दिया था। चले आगे देखते हैं हम लोग अगला सवाल। विद्युत चुंबक के प्रेरण की खोज किसने की थी? अभी जस्ट हमने बताया, तो कौन सा आंसर हो जाएगा? फैराडे ने। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखिए, 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? ठीक है, 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? तो ऑप्शन है 0.36 इंटू 10 का पावर 10 जूल, 1.6 का इंटू 10 का पावर -19 जूल और 3.6 इंटू 10 का पावर 6 जूल। इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका जो बच्चों राइट आंसर हो जाएगा आपका 3.6 इंटू 10 का पावर 6, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका जो हो जाएगा बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल में। दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग होता है? ठीक है, तो जब आप सैलून जाते हो तो वहाँ पे कौन सा दर्पण का उपयोग होता है? समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों अवतल दर्पण। ठीक है, चलो आगे देखते हैं हम लोग। श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? एकदम लॉलीपॉप सवाल है बच्चों। ठीक है, और बार बार सवाल ये चीज़ को पूछा जाता है। देखिएगा आप अभी तक जितना आप 10th क्लास में पढ़ोगे ना, ये सवाल बार बार आपको बीच में आएगा, कहीं ना कहीं ज़रूर आते रहेगा, है ना। तो ये जो श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है बच्चों, तो ये ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। दूध से दही बनना कैसा परिवर्तन है? ठीक है, हमने बताया था बच्चों जब चैप्टर 1 आपको पढ़ा रहा था, दूध से दही बनना कैसा परिवर्तन है? ये रासायनिक परिवर्तन है बच्चों। ठीक है, कैसा परिवर्तन है? रासायनिक। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आलू चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी रहती है? ठीक है, तो जो आप कुरकुरे खाते हो, है ना, जो खाते हो लेस, वो उसमें जो गैस भरा होता है, ऐसा लोग सोचता है कि ठकने के लिए गैस भरा जाता है। ठकने के लिए नहीं बाबू। ठीक है, वहाँ इसलिए रखा जाता है कि वो जो अंदर में जो चिप्स रखा गया है वो सुरक्षित रह सके। तो उसमें कौन सा गैस भरा होता है? तो वो नाइट्रोजन गैस भरा होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, हम भी बच्चा थे ना, तो उस समय हम सोचते थे कि ये ठगने के लिए गैस को भर देता है लेकिन वैसा कोई बात नहीं है ना। आगे देखो, निम्नलिखित में से कौन सा द्विस्थापन अभिक्रिया है? द्विस्थापन अभिक्रिया में यानी कि दो विस्थापन हो रहा है। ठीक है, तो कहाँ? यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर सी में जो है दो विस्थापन हो रहा है। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है? सिल्वर Ag जो है AgNO3 है और NaCl है, दोनों को अभिक्रिया करवा रहे हैं। तो देखो Ag जो है ना Cl के साथ चला गया, Ag जो है Cl के साथ दोस्ती बना गया और Na जो है NO3 के साथ दोस्ती कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? द्विस्थापन हो रहा है। ठीक है, एक विस्थापन नहीं हो रहा है, दो स्थापन, यानी कि Ag जो है Cl के साथ मैच कर जा रहा है और NO3 जो है Na के साथ मैच कर जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे द्विस्थापन अभिक्रिया हो रहा है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखो, निम्नलिखित में से कौन सा बोझा हुआ चूना है? ठीक है, तो इसमें बताना है बच्चों कि कौन सा बोझा हुआ चूना है। तो इसमें कैल्शियम CaOH2, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। चलिए आगे देखते हैं हम लोग अगले सवाल में। 19 नंबर में क्या लिखा हुआ है? निम्नलिखित में से कौन सा सूचक की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है? तो हल्दी का तो सूचक तरह किया जाता है, मेथिल ऑरेंज को भी, फथेलिन को भी किया जाता है, लेकिन मूली को जो है ये सूचक की तरह इस्तेमाल नहीं किया जाता। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला सवाल। धातु के ऑक्साइड होते हैं, तो धातु के ऑक्साइड जो होते हैं बच्चों वो कैसे होते हैं? तो वो क्षारीय होते हैं। कैसे होते हैं? क्षारीय होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र है, ठीक है, CaOCl2। ठीक है, हमको अभी भी याद है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा, CaOCl2, है ना, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। सीसा और टीन की मिश्र धातु को कहते हैं? सोल्डर, स्टील, गन मेटल, उपधातु। सीसा और टीन के मिश्र धातु, सीसा और टीन को जब मिला दोगे बच्चों तो सोल्डर बन जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग 23 नंबर सवाल। निम्नलिखित में कौन सा सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है? ठीक है, धातु लिखा गया है, धातु होगा, तो कौन सी सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है? मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम। तो सबसे जो अधिक अभिक्रियाशील धातु है बच्चों वो है के, पोटेशियम सबसे ऊपर में रहता है, ये सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है। इसको किसी के साथ भी अभिक्रिया करवाओ तो ये क्या कर देता है? एकदम उसको अलग फेंक देगा, विस्थापित कर देगा। चलो आगे देखते हैं हम लोग 24 नंबर। निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है? बच्चा वाला सवाल है, क्लास 9, 8 सब में पढ़े होगे। किसको? सोडियम को। सोडियम को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। कौन सा आधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? तो ये भी पता होगा। यहाँ पे धातु अगर पूछता तो फटाक से जवाब दे देते, लेकिन पूछा क्या गया? आधातु, तो फंसना है। ठीक है, फंसना नहीं है। ठीक है, ब्रोमीन जो है बच्चों ये आधातु है। ठीक है, और ये कमरे के ताप पर द्रव होती है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे ना इसमें कंफ्यूज करके और पारा लिख के और घर आ जाते हैं। ठीक है, लेकिन गलत है, वो धातु है। ठीक है, धातु जो है ना
धातु जो है कमरे के ताप पर द्रव होती है वो है पारा, ठीक है। और अगर आधातु पूछा, ठीक है, आधातु अगर पूछा तो ब्रोमीन करना, क्या करोगे, ब्रोमीन, ठीक है। तो ये याद रखना आप लोग, ठीक है। चलो, छोटे छोटे चीज़ में मिस्टेक कर जाओगे और बोलेगा नंबर नहीं आया सर। नंबर कैसे नहीं आएगा बाबू, अगर सही करोगे तो कैसे नहीं आएगा। क्योंकि देखो एक चीज़ जान लो कि ऑब्जेक्टिव में, सब्जेक्टिव में आगे पीछे होता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव में अगर आप 38 तो सही किए हो तो 38 ही नंबर मिलेगा, ठीक है। 40 किए हो तो 40 नंबर मिलेगा, अगर 20 किए हो तो 20 ही नंबर मिलेगा, अगर 2 ठो किया तो 2 ही नंबर मिलेगा। इसमें कोई बढ़ाया नहीं जाता है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव में। सब्जेक्टिव में थोड़ा सा होता है कि अगर आप पास नहीं कर पा रहे हो, अगर 1 नंबर कम है तो आपको पास करवा दिया, लेकिन ऑब्जेक्टिव में ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो ध्यान रखना, एकदम हाई से हाई, ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर करने का प्रयास करना, ठीक है। चलो आगे देखते हैं हम लोग। अगला लिखा हुआ है सी, अरे ये क्या हो गया जी, डिज़ाइन बन गया, नहीं यहाँ पे बता दे रहे हैं CN है, H2N और +2 है, ठीक है। एन के जगह में देखो डब्बा बन गया है, ठीक है। तो CnH2n+2 ये किसका सूत्र है, तो ये बच्चों एल्केन का सूत्र है। किसका सूत्र है, एल्केन का सूत्र है, ठीक है। तो याद रखना है आप लोग को, एल्केन का सूत्र है ये। चलो आगे देखते हैं हम लोग अगला सवाल में। सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र होता है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र क्या होता है बच्चों, तो ये हो जाएगा आपका, तो इसका देखिए 4 ऑप्शन दिया हुआ है, H2H2O7 H2SO4, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा H2SO4, क्या हो जाएगा, H2SO4, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही है, तो इसका मतलब है कि, क्या मतलब है कि अगर आप खाना बना रहे हो और बर्तन जो है काला हो जा रहा है, तो ये इसका मतलब क्या है कि भोजन पूरी तरह नहीं पक रहा है, नहीं ये गलत है, ये तो नहीं हो सकता। ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है, ठीक है, तो यही है इसका राइट आंसर। अगर ईंधन पूरी अच्छा से नहीं जलेगा, मान लो कि आप लकड़ी में खाना बनाते हो आप लोग, ठीक है, या फिर गैस में, ठीक है, मान लो ना लकड़ी वाला अच्छा एग्जांपल है इसका, ठीक है। लकड़ी में पहले भी बनाते थे, अभी नहीं बना रहे हो कोई बात नहीं, लेकिन बनाते थे, ठीक है। तो उस समय अगर अच्छा से नहीं जल रहा था, ठीक है, जब अच्छा से नहीं जलेगा, जब धुआं होगा, तो वहाँ पे ज़्यादा काला होता था कि नहीं बर्तन, बिल्कुल, है ना। तो जब ईंधन पूरी अच्छा तरीके से नहीं जल रहा है, तो क्या होगा, जो बर्तन का तली है वो बाहर से काली हो रही होगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने आवर्त और कितने समूह हैं, ठीक है। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, अभी वर्तमान जो पीरियोडिक टेबल है उसका जो समूह है वो 7 आवर्त और 18 समूह है। एकदम रट लो, याद कर लो, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। मेंडलीफ आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण का आधार था, ठीक है। तो मेंडलीफ जो पीरियोडिक टेबल को वर्गीकृत किया था वो किस तरीके से वर्गीकृत किया था, तो परमाणु के भार के आधार पर किया था बच्चों, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग, कौन सी क्रिया सभी जीव के लिए अनिवार्य है, तो प्रकाश संश्लेषण, वाष्पोत्सर्जन, श्वसन, चलन, ठीक है। तो सभी जीव के लिए क्या जरूरी है, तो श्वसन करना, सांस लेना सभी जीवों के लिए आवश्यक है, ठीक है, अनिवार्य है, नहीं हुआ तो मर जाएगा। आगे देखो, वह प्रक्रम जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है कहलाता है श्वसन, पोषण, उत्सर्जन, उत्तेजनशीलता, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा श्वसन, ठीक है। श्वसन जो होता है इसी के द्वारा ऊर्जा का उत्पादन होता है। आगे देखते हैं हम लोग, थायरॉक्सिन का स्रवण कहाँ होता है, तो थायराइड में, यकृत में, वृषण में। तो थायरॉक्सिन का स्रवण जो होता है बच्चों ये थायराइड में होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। मानव मस्तिष्क के किस भाग को बड़ा मस्तिष्क कहा जाता है, ठीक है। तो मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क, अर्घ मस्तिष्क, उपयुक्त सभी। तो मानव मस्तिष्क का, मानव दिमाग का, है ना, सबसे बड़ा मस्तिष्क कौन सा है, तो अग्र मस्तिष्क, आगे वाला दिमाग, है ना। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखो, मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो याद रखना 23 जोड़े। कितने जोड़े, 23 जोड़े पाए जाते हैं, ठीक है, 23 जोड़े गुणसूत्र। आगे देखो तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं बच्चों हम लोग, गुणसूत्र बने होते हैं, तो गुणसूत्र किसके बने होते हैं, डीएनए के, डीएनए और आरएनए के, डीएनए तथा प्रोटीन्स व आरएनए का, इनमें से कोई नहीं। तो गुणसूत्र जो बना होता है बच्चों ये डीएनए, प्रोटीन्स और आरएनए तीनों का मिलकर के बना होता है, जिसमें डीएनए की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है, लगभग 36% लगभग, ठीक है। तो आपको याद रखना है तीनों से मिलकर गुणसूत्र बने होते हैं। आगे देखो, दिए गए चित्र में किस प्रकार की अभिक्रिया हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ये भी सवाल बहुत बार पूछा गया है, इसलिए मैं इसे कवर किया हूँ। यहाँ पे देखो कि संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विस्थापन अभिक्रिया। तो यहाँ पे देखो क्या है, सबसे पहले देखो कॉपर सल्फेट का विलयन है यहाँ पे, यानी कि CuSO4,
ठीक है, कॉपर सल्फेट, और इसमें लोहे की कील को डुबोया जा रहा है। ठीक है, लोहे की कील को क्या हो रहा है, डुबोया जा रहा है। तो लोहे की कील यानी कि Fe, फेरस को डुबाया जा रहा है। तो यहाँ पे बच्चों जो अभिक्रिया करके बनता है वो बन जाता है, वो फेरस सल्फेट बन जाता है, FeSO4 बन जाता है और कॉपर को विस्थापित कर देता है। ठीक है, मैं इसको अच्छा से एक बार लिख देता हूँ। क्या है, कॉपर सल्फेट विलयन COSO4, और इसमें क्या मिलाया जा रहा है, इसको क्या डुबाया जा रहा है, फेरस को डुबाया जा रहा है। तो हमारा क्या बन रहा है यहाँ पे, फेरस सल्फेट है ना, फेरस सल्फेट बन जा रहा है और कॉपर को विस्थापित कर दे रहा है। ठीक है, ये समीकरण आप पढ़े भी होंगे क्वेश्चन में कि जब कॉपर सल्फेट विलयन को लोहे की कील को डुबोया जाता है कॉपर सल्फेट विलयन में तो क्या होता है ना। ये सवाल आप लोग का एक क्वेश्चन चैप्टर 1 में दिया हुआ भी है। तो क्या हो रहा है यहाँ पे हो रहा है बच्चों, विस्थापन हो रहा है, यानी कि कॉपर सल्फेट जो है वो किसको, उसको विस्थापित कर दे रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा, है ना। कॉपर सल्फेट जो है फेरस क्या कर देता है, कॉपर को विस्थापित कर रहा है और फेरस सल्फेट बन जा रहा है। जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है कोयला, लकड़ी, गोबर गैस, ये सभी। तो जीवाश्म ईंधन का उदाहरण सभी, ठीक है, कोयला भी है, लकड़ी भी है, गोबर गैस भी है। ओजोन गैस पाई जाती है तो कौन सा मंडल में पाई जाती है बच्चों, क्षोभ मंडल, सप्ताम मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल। ठीक है, तो ओजोन गैस जो पाया जाता है बच्चों, ठीक है, O3, तो ये कहाँ पाया जाता है, ये समताप मंडल में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं हम लोग। विश्व में कितने प्रतिशत भाग जल पाया जाता है, तो ये 70%, ये तो सबको पता है, बच्चे लोग को भी पता है। ठीक है, तो ये था बच्चों आप लोग का 40 सवाल, ठीक है, जो कि एग्जाम में बार बार क्वेश्चन को रिपीट किया जाता है और ये 2024 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो भी बच्चे 2024 की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों को ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स जो भी होंगे सभी को शेयर कर देंगे। ठीक है, ताकि सभी लोगों को हेल्प मिल सके और वो भी देखना है कि वो कितना सही कर पा रहा है, इसमें 40 में से आप कितना कर पा रहे हो और आपके फ्रेंड कितना कर पा रहा है। ठीक है, तो शेयर करोगे तब तो जानोगे, तो शेयर सभी लोगों को कर देना और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना बच्चों। अगर हमारे चैनल पर नए होंगे ना तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। ठीक है, टारगेट है 1 लाख का, ठीक है, 100K का जल्द हो जाए। ठीक है, आप लोग का पूरा विश्वास है कि आप लोग बहुत जल्द ही करवा देंगे। ठीक है, और अगर बच्चों आप लोग 2024 का बढ़िया से बढ़िया तैयारी करना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, अभी मैथ का तैयारी चल रहा है, साइंस का बहुत जल्द आप लोग का वीडियो आ जाएगा। ठीक है, आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाओ और चेक करो फटाफट। ठीक है, प्लेलिस्ट में जाओ और चेक करो, वहाँ पे आपका मैथ का अलग सा सेपरेट सा है और उसमें पूरा मैथ को पढ़ाया गया है। ठीक है, पूरा मैथ को पढ़ाया गया, अभी भी लगातार चल रहा है उसमें। ठीक है, तो आप लोग एकदम एक एक करके धीरे धीरे अभी पढ़ना स्टार्ट कर दो और अपना 2024 एग्जाम को बेहतर से बेहतर बनाओ। ठीक है, और अगर कोई भी दिक्कत होती है हमें, ठीक है, कोई भी दिक्कत होती है आपको तो आप हमें इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सअप में कांटेक्ट कर सकते हैं। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया गया है। ठीक है, नीचे दिया गया है, आप वहां से हमसे ऐड हो सकते हैं और बेझिझक कोई भी मैसेज कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।